तो फिर से शुरू करते हैं इस साल भी मिनरल्स का ये अपडेटेड एक वीडियो, जहाँ पर सारे मिनरल्स के प्रोडक्शन वगैरह का डेटा भी आपको मिनरल्स का जो है वो मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस बार मैंने एक नई चीज़ ऐड करी है। नई चीज़ ऐड करी कि साल भर का मिनरल से संबंधित जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वगैरह हैं उनसे संबंधित जो भी करंट अपडेट भी है, वो भी मैंने करंट अफेयर साल भर का जो भी काम का था वो भी बता दूंगा। तो ये वीडियो 2 से 3 स्टेजेस में रहेगा। पहले स्टेज में हम साल भर के कुछ करंट अफेयर्स मिनरल से रिलेटेड वो कवर करेंगे। दूसरे उसमें फिर हम क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कुछ कहानियों को समझेंगे। करंट वाले टॉपिक में जितने भी कुछ रीसेंट एक्ट वगैरह हुए हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, अमेंडमेंट वगैरह, वो भी मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। और तीसरे नंबर पे जो डेटा अपडेट हुआ है रिलेटेड विद द मिनरल्स प्रोडक्शन, ये वो वर्ल्ड में कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स कहाँ तक, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। लाइव इस वीडियो को नहीं लिया है मैंने, ताकि थोड़ा हमारा ड्यूरेशन इस वीडियो का कम रहे, तो आप जब कई बार 2-3 बार इसे देखें तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम वेब पे मिल जाएगा। शुरू करते हैं हम। और हो सके तो भले ही तुम्हें लगे 2x पे देखना, 5x पे देखना, पर वीडियो पूरा देखना, आखिरी तक की इन्फॉर्मेशन काम की है आपके लिए, ठीक है। हर साल काम आया है बच्चों को, तो ये इस बार भी उसी उम्मीद से मैंने बनाया है। लिथियम डिपॉजिट्स आपको पता है हर बार न्यूज़ में रहता है, तो इस बार लिथियम डिपॉजिट्स को लेकर कैलिफोर्निया का सेल्टॉन सागर न्यूज़ में था, ठीक है। कैलिफोर्निया का सेल्टॉन सागर मतलब कैलिफोर्निया के लिए हमें जाना पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये नॉर्थ अमेरिका में इन रीजन्स पे हमें, तो एक तो सेल्टॉन सी वो नॉर्मली पूछ सकता है, वैसे भी कैलिफोर्नियन रीजन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। लिथियम की बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। सॉफ्ट एक तरह से ये मेटल है, नॉन फेरस मेटल है, सिल्वरी वाइट कलर का है ये, और काफ़ी लाइटेस्ट होता है। ईवी एरो स्पेस वगैरह में इसका यूज़ हो रहा है। रिएक्टिव भी बहुत है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जी हाँ। और उसके साथ साथ हीट कंडक्टर के उसमें भी अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसकी एक्सेलेंसी जो है दिखाई देती है। कभी भी फ्री नेचर में नहीं मिलता, बहुत रिएक्टिव रहता है ये। तो ये एक तरह से पैग्मेटाइट रॉक आप कह सकते हो, और ब्राइन डिपॉजिट्स यानी सॉल्ट लेक्स वगैरह में ये मिलता है। हिंदी में अगर हम लोग देखें तो ये सॉल्टन सागर जो है उसके क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा लिथियम भंडार देखने को मिला था। तो नर्म चांदी की भांति सफ़ेद अलोह धातु है ये। रिचार्जेबल बैटरी वगैरह में इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसकी जो उपस्थिति होती है वो अत्यधिक प्रतिक्रियाशीलता होती है उसमें, मतलब मुक्त रूप में नहीं पाया जाता। तो पैग्मेटाइट चट्टान और ब्राइन भंडार लवणी झीलों के क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिलेगा। ये सारे कुछ काम के पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें याद रखने चाहिए। वैसे अगर हम देखें लिथियम, तो हमें बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली ABC याद होगा आप लोगों को। इसके रिजर्व्स अक्सर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इस समय प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे है। कुछ रीसेंट डेटा भी यही क्लेम कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्शन के बाद, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। ABC जो लिथियम ट्रायंगल पढ़ते हैं हम, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, साउथ अमेरिका का अलग पढ़ते हैं, बट प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया, चिली और फिर चाइना। देखो ना, अकॉर्डिंग टू द डिमांड उसके अकॉर्डिंग ये लोग एक्सट्रैक्ट करके उसको, जी हाँ। तो इस बारे में जो है थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में रॉक माइनिंग से भी इसको एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ब्राइन एवोपरेशन मतलब जो नमक वाले जो सॉल्ट वाले एरियाज़ थे वहाँ पर भी इसका एक्सट्रैक्शन अक्सर किया जा रहा होता है। इसे वाइट गोल्ड भी कहते हैं। फिर कई बार ग्रीन एक्सट्रैक्शन मेथड, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो लिथियम का यहाँ से जो है एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जो एक तरह से आप कह सकते हो डायरेक्ट लिथियम एक्सट्रैक्शन माइनिंग के अंतर्गत है। ये डेटा जो भी मैं बता रहा था वो भी थोड़ा सा याद रखना। हिंदी मीडियम, जो सॉल्टन सागर जो न्यूज़ में था एक्चुअल में, वहाँ से इन्होंने जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि खनन शुरू किया, जी हाँ, मतलब किया जा सकता है। और उसमें हरित निष्कर्षण विधि पूछ सकते हैं वो कि किससे संबंधित है, थोड़ा सा याद रखना। इसे सफ़ेद सोना के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ओके। बाकी प्लेसेस इन न्यूज़ का लोकेशन वगैरह तुमको सब कुछ पता है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट बनने की ज़रूरत अपने को है नहीं। तो सैन एंड्रियास फॉल्ट वहाँ पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, ये सब ज्योग्राफी की कहानी ऑलरेडी हम लोगों को पता है। लिथियम ट्रायंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ चुकी हैं। अब भारत की स्थिति देख लो, तो भारत की स्थिति आपको पता होगा। पुरानी न्यूज़ में अगर हम लोग देखें तो जम्मू कश्मीर में जो रियासी रीजन था वहाँ पर लिथियम की डिस्कवरी हुई। फिर कर्नाटक हो गया, राजस्थान हो गया जो एक्सप्लोरेशन में अभी भी लगा हुआ है। कर्नाटक में जो मांड्या रीजन था, है ना, तो ये अक्सर हम लोग, फिर अभी भी हम ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका भी जो यूज़ हो रहा है लिथियम आयन बैटरीज़ में इसका यूज़ हो रहा है। एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल, ग्लास, सेरामिक्स, एनर्जी स्टोरेज वगैरह में इनका अलग अलग जगहों पर यूज़ अक्सर देखने को मिल जाएगा। आज जो है वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ भी हमारी शुरू हुई है अनअकैडमी पर, और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप जो है अनअकैडमी पर जो फ्री फेस्टिवल शुरू हो रहा है बिगिनर्स के लिए,
फ्री स्पेशल क्लास का 4 से 6 अप्रैल, इसकी भी लिंक मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे कि तैयारी कैसे करें, किस तरह से, तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रिसेंटली एग्रीकल्चर प्लेसेस इन न्यूज़ ऑलरेडी मैंने पूरे कंपाइलेशन वाले वीडियोस दे चुका हूँ, जो लाइव सेक्शन में तुमको मिल जाएंगे। अब ये मिनरल वाली बारी है, और वीडियोस में जाओगे तो आपको COPs वगैरह बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वर्ल्ड मैपिंग की जो सीरीज़ पूरी पोलिंग की मदद से याद करवा रहा हूँ मैं, आप नीचे लिंक है, उस पर आप जाके क्लास रेगुलर ले सकते हैं। बाकी ये किट है बिगिनर्स के लिए, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और अनअकैडमी पर पूरी UPSC की तैयारी भी आप कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस की मतलब बहुत सारे बच्चों ने बेनिफिट लिया है। लास्ट ईयर भी 70 से भी ज़्यादा सिलेक्शन ऐसे थे जो प्लस कोर्सेज से थे, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। कोड आपको पता ही है SGYT10, इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करें जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें। वाइट एडबेस्टॉस जो है वो न्यूज़ में था। एडबेस्टॉस जो है, एस्बेस्टॉस जिसे हम कहते हैं, तो ये एस्बेस्टॉस एक तो भारत के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है वो, पर एक न्यूज़ जो थी ये थी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है, उन्होंने हाल ही में जो खतरनाक अपशिष्ट था, मतलब एक तरह से कैंसरकारी बोला गया इसको, और एस्बेस्टॉस को, तो उससे संबंधित सारी चीज़ों पर ये व्यापक प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो एस्बेस्टॉस के बारे में अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो वाइट एस्बेस्टॉस जो है ज़्यादातर ये एस्बेस्टॉस का ही ऑफ कोर्स कॉमनली नोन पार्ट है। सिलिकेट और फाइब्रस मिनरल होता है ये, ठीक है, इसकी फ़ोटो देख लो, सिलिकेट और फाइब्रस, ठीक है, सिलिकेट फाइब्रस इज़ द कीवर्ड जो कि तुम्हें याद रखना है। जी हाँ, रेशेदार जिसे हम कह सकते हैं, रेशेदार बनावट वाला। उसके बाद में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर फायर प्रूफिंग के लिए अक्सर यूज़ करते हैं, फायर रेजिस्टेंस, ड्यूरेबिलिटी वगैरह इनके लिए। बट वही बात है कि ये बीमारियां फैला सकता है, ये शरीर में बीमारियों में, अब जिसमें कार्सिजेनिक तो है ही है, तो कुछ बीमारियां में आपको लगे तो एस्बेस्टोसिस, लंग कैंसर, मिसोथेलोमिया, मिसोथेलियोमा, और जो इस तरह की बीमारी है, तो स्पेशली कार्सिजेनिक जो था उसके कारण तो इसको जो है इन्होंने बैन करने की स्थिति पे आ गए थे, है ना। अब ये तो अपने एक बेसिक बात हो गई, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वगैरह मैंने बताई दिया आपको। लेकिन इसके कभी कभी शब्द आ जाते हैं कि जो फाइबर है मिलता जो है हमें नेचर से, ये इसके कुछ सब टाइप्स भी आप कह सकते हो नेचुरली जो मिलते हैं, दैट इज़ क्रिसोटाइल करके, आप ये वर्ड को अच्छे से पढ़ लेना। सरपेंटाइन और एम्फीबोलाइट एस्बेस्टॉस, ये रॉक सिस्टम्स में ये मिलते हैं। बेसिकली 2 ग्रुप डिवाइड कर दिए 6 को। तो ये जो नाम लिए हैं मैंने, क्रिसोटाइल, एमोसाइट, क्रोकिडोलाइट, ट्रेमोलाइट करके है, एक एक्टिनोलाइट है। तो ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि तुम रट लो इनको, थोड़ा ध्यान रखो कि भैया इनका संबंध जो है, ये क्रिसोलाइट और वगैरह ये सब एस्बेस्टॉस से संबंध रखते हैं। मल्टीपल वाइड वेराइटीज़ इनके जो हैं आप कह सकते हो कि यूज़ है, अच्छे से इन्हें ध्यान रखना। अब भारत में अगर हम लोग देखें, भैया अपने आप PDF से आप अपने हिंदी इंग्लिश के हिसाब से थोड़ा सा PDF एडजस्ट कर लेना, मतलब पढ़ लेना आपको ज़्यादा कुछ और लगे तो। बाकी मैं एक बेसिक आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। भारत में भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरह से हम कह सकते हो कि इम्पोर्ट पर हैं निर्भर हम लोग, जिसमें अगर हम लोग देखें तो रशिया, कजाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा जो है इंपोर्ट करता है भारत। अब जैसे सीमेंट रूफिंग शीट्स बनाना है, ऑटोमेटिक ब्रेक पैड्स बनाना है, इंसुलेशन पाइप्स बनाना है, तो इसमें इसका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। हालांकि भारत में भी बैन की स्थिति है पहले से ही कार्सिजेनिक है, लेकिन राजस्थान वाला डेटा आप याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा आपको राजस्थान में एस्बेस्टॉस देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही क्रोमियम कंटेमिनेशन न्यूज़ में था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा ये ऑर्डर किया गया कि हाँ, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को कि इन्वेस्टिगेट करिए आप क्रोमियम कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, स्पेशली उड़ीसा के सुकिंदा वैली में, ठीक है। सुकिंदा वैली में बोला गया है कि भैया यहाँ पर चेक कर लो, क्रोमियम कंटेमिनेशन तो नहीं है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि क्या है, ये इससे ज़्यादा अपने आप में, मतलब ये भी एक कार्सिजन है, कैंसर कॉजिंग एजेंट बना सकता है मिट्टी उस पानी में घुल के, तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी और भी बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो ये सुकिंदा वैली भी पूछ सकता है, वो कहाँ है, तो उड़ीसा में, जजपुर वाले रीजन में, क्योंकि उन रीजन्स में अब क्रोमियम, क्रोमाइट वगैरह ये सब तुम्हें उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिलता है, तो वो एक आध क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। बाकी क्रोमियम का यूज़ कहाँ होता है, तो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन में उसकी ड्यूरेबिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ावा दे देता है, मतलब इतनी जल्दी जो है उसका क्षरण नहीं होता।
उसके अंदर में डाइज में, पिगमेंट्स में, टैनिंग इंडस्ट्री, रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ये इसके कुछ यूज़ है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। बाय द वे इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा जो मैक्सिमम अलाउबल लिमिट है क्रोमियम की वो 50 माइक्रोग्राम पर लीटर है। जी सर। और उधर यूएस में तो 10 के आसपास है। तो ये उड़ीसा वगैरह में मिलता है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। रिजर्व में भारत भी है, लेकिन अपने इंडिया में देखोगे तो उड़ीसा राज्य काफ़ी आगे है। फिर एक शब्द और आता है न्यूज़ में, ऑयल सैंड करके। तो ऑयल सैंड एक तरह से ये अनकन्वेंशनल पेट्रोलियम का ही फॉर्म है। जी हाँ, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि सैंड, क्ले, वाटर, बिटुमिन सब मिक्स उसका है, ये पूरा मिक्स कंसोलिडेटेड ब्लेंड कह सकते हो आप। और ज़्यादातर एक तरह से आप इसको बोलो तो ये यूएसए, उटा प्रोविंस, कनाडा वगैरह के उन रीजन्स में आपको देखने को मिल जाता है, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया एंड वेनेजुएला। तो इसको ये भी न्यूज़ में था कि जो उससे होने वाला जो कार्बन एमिशन है उसका इन्होंने कैलकुलेशन थोड़ा कम किया, मतलब ताकि और डेवलपमेंट कर सकें, नहीं तो फिर ज़्यादा लो हाईलाइट में आ जाएगा ये। तो कार्बन एमिशन फ्रॉम ऑयल सैंड अंडर एस्टिमेटेड, मतलब समझ गए कि नकार थोड़ा सा इग्नोर कर दिया उसको। तो ये एक गैर परंपरागत पेट्रोलियम का ही एक रूप है। कच्चा बिटुमिन और टार सैंड के रूप में भी पाया जाता है। ये रेत, मिट्टी, जल, बिटुमिन का एक अव्यवस्थित और असंगठित मिश्रण है ये। इसका भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी अब एमिशन, तो इसको कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है कि इसका एमिशन है। तो बट ये थोड़ा सा ऑयल सैंड याद रखना है कि क्या अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या होता है। ठीक है। उसके बाद में कहाँ कहाँ, तो नॉर्मली जहाँ क्रूड ऑयल वगैरह के रीजन्स बताए थे मैंने, वेनेजुएला वगैरह, कनाडा, यूएसए वगैरह, इंडोनेशिया, उन रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में ये इसकी जो माइनिंग होती है बेसिकली, वो नॉर्मली आप कह सकते हो कि एक सरफेस माइनिंग टेक्निक भी होती है, जो आसपास के ऊपर वाले जो कम गहराई वाले क्षेत्र हैं वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और बाकी जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखें तो उसमें फिर डेप्थ वगैरह में भी अगर अवेलेबिलिटी है तो फिर उसके साथ उसको रिकवर कर लिया जाता है। बट ये थोड़ा सा याद रखना कि कनाडा का रीजन, यूएसए का रीजन, वेनेजुएला का रीजन, तो इसका भी मिलना जो है लगभग उन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर कंपेरेटिवली क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं। तो ये ऑयल सैंड वगैरह थोड़ा सा याद रखना, उसी का ये ग्रुप है। फिर बायो बिटुमिन, अभी आपको पता होगा कि भारत में जब नेशनल हाईवे के बारे में बात करते हैं तो NH-44, उसमें नागपुर के आसपास वाले क्षेत्र में जो यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी हैं, उनके द्वारा ये उस समय इनॉग्रेट कराया गया था। उसकी क्या खास बात थी कि वो रोड को बायो बिटुमिन के द्वारा बनाया गया था। अब एग्ज़ाम में वो एज ए इन्वायरमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है कि भाई बायो बिटुमिन क्या होता है। तो एक रिन्यूएबल मटेरियल से, जैसे वेजिटेबल ऑयल है ना, क्रॉप रेसिड्यू, एल्गी, लिग्निन, ये एक तरह का पॉलीमर होता है जो वुड से निकला। तो मतलब इनकी मदद से एक हमने ऐसा अधेसिव बनाया, मतलब ऐसा एक तत्व बनाया जिसका रोड में इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है बायो बिटुमिन। मतलब अब तक तो जो है हम काफ़ी ज़्यादा जो प्रदूषण वगैरह कर रहा था, अब हमने थोड़ा सा इसको बेहतर बना लिया। तो इसका यूज़ पूछ सकते हैं। हर साल आपने देखा होगा एनवायरनमेंट में क्वेश्चन ऐसा आ रहा होता है कि ये इसका यूज़ कहाँ है वहाँ। तो याद रखना अपने को कि भैया ये रोड कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज़ होता है, क्योंकि बायो बिटुमिन जो है उसमें अपनी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती है। ये हाई लो टेम्परेचर में विदस्टैंड कर जाता है, डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी जो है ये सह पाता है चीज़ों को। तो एक बाइंडर है बेसिकली ये, जो वनस्पति तेल, फसल अवशेष, शैवाल, लिग्निन और जो आप कह सकते हो कि ऐसी इस तरह की सामग्री से बना होता है। ठीक है। और उसमें हम लोग अगर बात करें तो पेट्रोलियम पर थोड़ी सी निर्भरता ये कम कर देगा हमारी, सड़क निर्माण में इसका इस्तेमाल हो जाएगा, चिपकाने वाले गुण हैं इसमें। तो कुछ बेसिक चीज़, जलवायु प्रदूषण, मतलब जलवायु तक को भी जो है थोड़ा सा जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि परिस्थितियों के लिए उपयुक्त रहेगा ये। तो इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव बताया मैंने, कार्बन फुटप्रिंट भी कम रहेगा, वेस्ट मटेरियल भी कम, मतलब उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है, एनर्जी एफिशिएंट है, और ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मेंस वगैरह में यूज़ आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रोडक्शन कंजम्पशन जो है ऑफ कोर्स बढ़ ही रहा है इंडिया में, और धीरे धीरे चीज़ें जो है बेहतर होती चली जाएंगी। तो अच्छा है जितना यूज़ हो जाए ये सारी चीज़ें। ऐसे एक शब्द है डार्क ऑक्सीजन। डार्क शब्द ज़्यादातर गहराइयों के लिए यूज़ किया जाता है, कि मतलब जो है समुद्र में अगर हम बात करें तो डीप सी फ्लोर में जाओ, वहाँ पर कुछ आपको पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिलते हैं। अब पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, तो आपको पता होगा कि समुद्र के अंदर अगर हम लोग जाएँ तो इस तरह से हमें कुछ खनिज के जो अंदर, अब जैसे
मिनरल्स हैं तो ज़मीन पे हम लोगों को मिल जाते हैं, माइनिंग कर लेते हैं, तो भाई समुद्र भी तो एक अंदर ज़मीन मिलेगी ना, तो वहाँ भी तो मिनरल्स मिलेंगे। जी हाँ। तो ये जो खनिज है, ये जो पॉलीमेटेलिक, पॉली वर्ड मतलब क्या होता है, ज़्यादातर, मतलब एक ही मान लो चट्टान है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे हैं। ठीक है सर, तो इसका क्या मतलब कनेक्शन है यहाँ पर? तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो गहराइयों में जो मेटेलिक नोड्यूल्स हैं, जो खनिज मिल रहे हैं, जी हाँ, वो कई बार डार्क ऑक्सीजन भी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उससे एक तरह से आप कह सकते हो कि वो थोड़ा सा जो है कंपेरेटिवली चैलेंजिंग पार्ट भी हो गया है उनके लिए। तो ये एक डार्क ऑक्सीजन एक ऐसा ऑक्सीजन है जो हज़ारों मीटर गहराई में समुद्र के सरफेस पर बनता है। पहला पार्ट याद रखना, उसमें कोई भी लाइट फोटोसिंथेसिस का यूज़ नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स सनलाइट नहीं पहुंच रहा है तो कैसे होगा। और ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? तो पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स हैं उनसे रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, वो एक कोयले जैसा दिखता है, लेकिन अंदर तो बहुत सारे उसमें मैंगनीज, कोबाल्ट, आयरन, निकल, कॉपर, लिथियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी के द्वारा। जी हाँ, मतलब पूरी डार्कनेस है, कोई फोटोसिंथेसिस कोई चीज़ ऐसी कि वहाँ हो नहीं रही है। नहीं तो अक्सर हम ऑक्सीजन देखते हैं फोटोसिंथेसिस में होता है, पेड़ पौधे जैसे बना रहे हैं। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर देखी जा रही हैं। तो डार्क ऑक्सीजन क्या होता है, एक बेसिक आइडिया कम से कम आपको पता हो। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, समुद्र के अंदर मिल रहा है, बेसिक बातें तो कम से कम पता हो। ठीक है, चलो। हाइड्रोथर्मल वेंट, नाम से समझ में आ रहा है। हाइड्रो मतलब समुद्र के अंदर जाऊंगा और ऐसे दरार को देखूंगा जहाँ से ज्वालामुखी के साथ साथ मिनरल रिच वाटर भी आ रहा है। जी सर, और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये देखो सर आप, इस तरह की कुछ चीज़ें कि गर्म पानी भी निकल रहा है और इसमें मिनरल्स वगैरह भी आ रहे हैं बाहर की तरफ, अलग अलग गैसेस भी आ रही हैं, और ये जहाँ पर ज्वालामुखी की स्थिति है वहाँ पर ही देखने को मिलता है। सो थर्मल ऑफ कोर्स समझ में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा। तो समुद्र तल में मौजूद एक ऐसी दरार होती है जहाँ पर पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे से ज्वालामुखी गतिविधि के कारण गर्म खनिज युक्त जल का उद्गार होता है। अंदर से पानी निकल रहा है भाई साहब, गर्म रहेगा और खनिज युक्त भी रहेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोथर्मल वेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। अब इसमें कॉपर, जिंक, रेयर अर्थ मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। जी सर, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु भी आपको वहाँ ऐसे जीवन मिलेगा जो बिना सनलाइट के भी जी सकते हैं। जी सर, और अंदर के उसमें आप देखें तो हम डीप सी जियोलॉजी, टेक्टोनिक मूवमेंट्स वगैरह इन सब चीज़ को साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में और थोड़ा सा ये बढ़ावा देता है। तो ये थोड़ा बहुत न्यूज़ में था जो कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कहाँ पाया जाता है, किस तरह से ये। फिर ऑयल फील्ड रेगुलेशन और डेवलपमेंट का अमेंडमेंट बिल आया जो राज्यसभा के द्वारा पास किया गया फिर रिसेंटली। अब ये देखो क्या है, ऑयल फील्ड रेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है। ऑयल फील्ड रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, जो तेल क्षेत्र विनिमय और विकास संशोधन विधेयक। अब भाई देखो सीधी बात है कि जो भारत में नेचुरल गैस, तेल और गैस जो है उसका एक्सप्लोरेशन करना है, तो उससे रिलेटेड जो कानून थे उस पर ये बेसिकली बिल आया है। ठीक है, जिसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि जो तेल का उत्पादन हम कर रहे हैं उसके पूरे गवर्नेंस को, उसके पूरे प्रशासन को ये स्पष्ट रूप से प्रॉपर एक तरफ अलग करके सब चीज़ों से, और 1948 का जो एक्ट था उसमें थोड़ा सा बदलाव करके और पूरे गवर्नेंस को ठीक करना चाह रहा है। बेसिकली इसका उद्देश्य ये है। मतलब सर, मतलब ये कि एग्जिस्टिंग ऑयल फील्ड एक्ट 1948 जो है हमारा, उसके गवर्नेंस को और बेहतर करना, मतलब रिलेटेड विद द प्रोडक्शन फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटीज़, इसको थोड़ा सा अलग कर देगा। माइनिंग एक्टिविटीज़ से अलग करके इस पर थोड़ा अलग हम लोग सेपरेट ध्यान देना चाह रहे हैं। तो ये बिल में क्या होगा बेसिकली, तो इसमें जो खनिज तेल की परिभाषा जो है उस पर थोड़ा सा इन्होंने बदलाव किया है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें तो इन्होंने सिर्फ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन्स की बात अगर करें तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के साथ साथ कोल बेड, मीथेन और शैल गैस वगैरह इन पर भी काम करना इसमें रखा है। शैल गैस मतलब जो शैल रॉक्स होते हैं, चट्टान होती है ये भी सेडिमेंट्री, उनमें जो गैस निकलती है अंडरग्राउंड में रहती है ये, तो ये उसको भी इसमें इन्होंने कंसिडर किया है। लेकिन इसमें कोयला, लिग्नाइट और हीलियम को नहीं रखा गया है ना। गैस में सिर्फ कोल बेड, मीथेन वगैरह, बाकी कोयला, लिग्नाइट, हीलियम, क्योंकि ये ऑलरेडी रेगुलेटेड हैं अपने किसमें, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 में। ये लाइन बहुत काम की है सर, कि कौन किस में रेगुलेटेड हो रहा है,
कोल बेड मीथेन, शेल गैस वगैरह ये सब अपने उसमें जाएगा, ये ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल वाले उसमें, है ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। कोयला, लिग्नाइट और हीलियम के विशेष रूप से शामिल इसमें अपन ने नहीं किया है, तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें माइनिंग लीज जो टर्म है उसको चेंज करके इन्होंने पेट्रोलियम लीज बोला है। जी सर, जिसमें एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्पोजल ऑफ मिनरल ऑयल सब चीज़ें शामिल रहेंगी, है ना। बाकी जो एग्जिस्टिंग माइनिंग लीज जो हैं दी जाती थी वो वैसी की वैसी, उनमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा सा बढ़ावा देने की इसमें बात की गई है, ठीक है। तो निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें मौजूदा खनन पट्टे जो हैं वो वैध रहेंगे और पट्टेदारों को कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब जिनको ऑलरेडी हमने दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा जो है रूल मेकिंग पावर्स इनके बढ़ गए हैं इसमें। मतलब क्या है, तो बेसिक सबसे पहली चीज़ तो कि ये अथॉरिटी रहेगी ताकि कोई भी रेगुलेशन वगैरह हमें लगाना हो रिलेटेड विद द ग्रांटिंग एंड रेगुलेशन ऑफ लीज, टर्म्स कंडीशन कितनी होनी चाहिए, कहाँ पर कंजर्वेशन करना है हमें, डेवलपमेंट करना है मिनरल ऑयल्स का, ऑयल प्रोडक्शन, रॉयल्टी कलेक्शन वगैरह इनके क्या तरीके हैं, ये सारी चीज़ें मतलब पूरे रोल्स और सब कुछ रूल जो है ये सब इसी के अंतर्गत इन्होंने डिफ़ाइन कर दिए हैं। आप लगे तो थोड़ा सा और आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों दी और इसमें बहुत आसान भाषा में लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। भाई पट्टे प्रदान करना, उनका विनिमयन, नियम शर्तें निर्धारित करना, किसको कहाँ कितना समय और कितने पैसे, रॉयल्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में पेनल्टी जो थी वो थोड़ी सी कम थी पहले कि भाई अगर आप कोई चीज़ वायलेशन कर रहे हैं तो कुछ फ़ाइन वाइन 6 महीने की सज़ा और ये था। अब उन्होंने जो है 25 लाख तक की कहानी बढ़ा दी, 10 लाख की कहानी। तो ये मतलब थोड़ा सा फ़ाइन वगैरह में भी आपको बढ़ावा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पेनाल्टी में भी ये है कि इसमें एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक ऑफिसर डेजिग्नेट मतलब किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि कुछ भी इस तरह की जो दंड वगैरह है उसका निर्णय लिया जा सके। और न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध कोई भी अपील अगर मान लो अगर होती है तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जो इनका है उनके उस चीज़ को निर्देशित की जाएगी, है ना। अपीलियन न्यायाधिकरण को निर्देशित कर देंगे। तो थोड़ा सा दंड का निर्णय भी इन्होंने बदला है, मतलब ये कुछ चेंजेस किए हैं जो आप 1-2 बार रीडिंग से कर सकते हैं, लेकिन इतना पता हो कि कौन क्या कर रहा है, कोयला किस में आता है, मिनरल्स हम किस में एक्ट में रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर एक नया शब्द निकल के आता है कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स। कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स का मतलब ये आप समझ लो, कॉन्फ्लिक्ट मतलब जहाँ कुछ लड़ाइयाँ चल रही हों, तो ऐसे मिनरल्स जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में माइंस किए जा रहे हों और जिसका प्रॉफिट फंड जो है वो ये आर्म्ड ग्रुप्स और ह्यूमन राइट अब्यूजेस में कहीं इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर क्या है कि वो एरिया पूरा कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स कैटेगरी में आ जाता है। टिन, टेंटलम, टंगस्टन, गोल्ड स्पेशली अगर हम लोग देखें तो। जी हाँ, तो ये कुछ इसके अंतर्गत आता है। और ये अनस्टेबल रीजन्स वगैरह जो हैं, जैसे ये भी चल रहा था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाले रीजन्स में। जी हाँ, तो क्योंकि क्या है कि अक्सर कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स को लेकर ये शब्द न्यूज़ में रहता है कि इनफैक्ट ये एप्पल्स की जो सब्सिडरीज़ हैं फ्रांस और बेल्जियम में, उस पर थोड़ा सा जो है मान के चलिए कि कंप्लेंट दर्ज कराई गई। स्पेशली अगर हम लोग देखें तो एक मुकदमा दायर कराया गया जिसमें ये बात थी कि भाई आपके जो जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं वो सब सहारन रीजन में जो है उसका उपयोग किया जा रहा है, वहाँ से आया हुआ जो भी प्रॉफिट है और ये सारी चीज़ें। तो इसमें लिखा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने फ्रांस और बेल्जियम के एप्पल की सहायक कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें उप सहारा अफ्रीका से प्राप्त संघर्ष खनिजों के उपयोग का आरोप लगाया है। तो वही चीज़ है कि ऐसे खनिज जिनका संघर्ष क्षेत्रों में खनन किया गया और जहाँ से प्राप्त मुनाफे से सशस्त्र समूह और मानवाधिकारों के हनन को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट वाला, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिसका यूज़ थोड़ा सा कहीं गलत तरीके से हो जाता है। तो इसमें ये 4 बेसिकली मिनरल्स इसके प्रकार रख रहे हैं, टिन, टेंटलम, टंगस्टन और सोना इसके अंतर्गत आता है। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिएगा। बाकी अपने अपने इनके यूज़ हैं। कैपेसिटर मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ होता है, तो इसलिए थोड़ा सा कंसर्न भी है कि अगर इनका सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो। अब बात आती है पोटाश की। पोटाश में अभी न्यूज़ में था, अचानक आपने सुना होगा कि पंजाब सरकार ने जो है उसको एक्सप्लोरेशन के लिए बढ़ावा दिया। तो फजलका और श्री मुक्तसर जो है रीजन साहिब डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर पोटाश की मात्रा जो है हमें देखने को मिली थी और एक्सप्लोरेशन की बात थी।
तो ये कुछ 3-4 प्लेसेस थे। वैसे आप अगर देखें तो राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में पोटाश के रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। ये अपने आप में क्रिटिकल मिनरल्स भी है अंडर द माइंस एंड रेगुलेशन, जो MMDR एक्ट है हमारा, उसके अंतर्गत अगर देखें तो महत्वपूर्ण खनिज के अंतर्गत उसको रखा गया है। और राजस्थान के लिए इसको कम से कम आप लोग याद रखना, ठीक है। वर्ल्ड में कनाडा थोड़ा सा आगे है इन सब चीज़ों में, और इसके यूज़ बहुत है, एग्रीकल्चर में है, वाटर प्यूरिफिकेशन में है, इंडस्ट्रियल यूज़ अपने हैं इसके। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये अगर हम लोग इंडिया में अगर देखें तो, ठीक है। तो ये कहानी कुछ पोटाश की आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर अभी यूनियन बजट के दौरान आपने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन सुना होगा, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। अब क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी क्विकली हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो क्रिटिकल मिनरल्स की कहानी बहुत सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा है। आज का जो समय है वो थोड़ा सा बदल गया है। आपने देखा होगा कि आज का समय ऐसा है कि इंडस्ट्री के पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं। इंडस्ट्री का पैटर्न मतलब इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री हो गई भैया, जी हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक पूरा, और ग्रीन एनर्जी, हमें सोलर प्लेट्स बनाना है, ये बनाना है, मतलब सारी चीज़ें बनानी है, लेकिन अब सस्टेनेबल बना ली, एमिशन नहीं होना है। तो उसके मिनरल्स भी अलग हो गए। तो अब ये मेन चीज़ है इसमें कि जिसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा हो किसी भी चीज़ का, और उसका सप्लाई में रिस्क हो, तो वो क्या बन गया, क्रिटिकल हो गया। मतलब सोलर प्लेट्स के लिए कोई ऐसे खनिज की ज़रूरत है, मुझे सोलर प्लेट बहुत ज़रूरी है, अब उसमें यूज़ होने वाले मिनरल्स की भी ज़रूरत हो गई, बट वो मिनरल्स कम हो गए, तो मेरे लिए तो क्रिटिकल ही हो गई, नहीं तो वो सोलर प्लेट बनेगी कैसे, और मेरे सारे टारगेट्स ऐसे ही रह जाएंगे। तो कहने का मतलब जिसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिन मिनरल्स का बहुत हो गया और जिनका सप्लाई नहीं है उतना, वो क्रिटिकलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे स्पेशली अगर देखें तो भारत के द्वारा ऐसे 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। हर देश अपने हिसाब से क्रिटिकल मिनरल्स बता सकता है, क्योंकि इसमें सप्लाई वाली बात है कि सप्लाई जिसके कम है और यूज़ जिसके ज़्यादा है। अब यूज़ भी है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो वो क्रिटिकल हो गया। तो ऐसे लगभग 30 आपको जो है मिनरल्स भारत में बोले गए। अब इसमें सारी चीज़ें इन्होंने रख दी, एंटीमनी, बेरिलियम। मेरा मतलब है कि 1-2 बार इनको पढ़ के आप कम से कम ये देखो कि ये इसमें से क्रिटिकल कौन से नहीं। इन सब चीज़ों में आपका आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। उसके बाद में क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स में जैसे मैं आपको एक दो चीज़ बताऊं, स्पेशली कौन सा इसमें हम कवर कर रहे हैं, तो ये यहाँ मैं बता देता हूँ। टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिसमें 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, है ना, 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, 6 प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स हैं। और रेयर अर्थ एलिमेंट जो हम बता रहे हैं उनमें स्पेशली अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल ये वाला जो बताया था आपको, जी हाँ, तो लैंथेनाइड्स ग्रुप है 57 से लगाकर उधर 71 तक, उसके बाद स्कैंडिनियम और यत्रीमियम भी जो आएगा इसके अंतर्गत है, ठीक है। ये अब रेयर अर्थ एलिमेंट वगैरह मैं आगे और बताऊंगा इसमें आपको, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि क्रिटिकल मिनरल्स में 30 रखे हैं, जिसमें रेयर अर्थ और प्लेटिनम ग्रुप भी अवेलेबल है। प्लेटिनम ग्रुप इसलिए मैं यहाँ पर ये बता रहा था आपको, ये प्लेटिनम ग्रुप ये वाला हो गया, तो ये अपना प्लेटिनम ग्रुप हो गया। ये प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, रुथेनियम, इरिडियम, ऑस्मियम, ये जो ग्रुप है इसमें ये भी कवर हो गया, ठीक है। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्रिटिकल क्यों बोल रहे हैं इस तरह से। इसमें 1-2 चीज़ें और जैसे लास्ट ईयर मैंने आपको बताई थी, पता नहीं याद है कि नहीं आप लोगों को, जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कि जैसे हर देश अपना जो है अलग क्रिटिकल मिनरल्स बता सकता है। जैसे भारत ने क्या करा है, मैग्नीज, मैग्नीशियम और बोरॉन को क्रिटिकल मिनरल नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, तो भैया ऑलरेडी पता है कि ये बड़ी मात्रा में हमें मिल जा रहे होते हैं, ईजिली अवेलेबल हैं ये। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि हर देश अपना जो है क्रिटिकल मिनरल्स अपने अनुसार डिसाइड कर सकता है। एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ पर आप सभी को कि ये जो स्लाइड है इसको आप अच्छे से देख लेना, मैंने सबके यूज़ वगैरह भी बता दिए हैं, तो आपको लगे तो वो भी आप लोग आराम से इसमें रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल्स, अब जिसका सप्लाई रिस्क है, तो मतलब अभी इंडिया का भी एक ऐसा समय है कि हमें हमारा फेज़ बदलना पड़ेगा, हमें एक्सप्लोरेशन जो हमारे जो ऑलरेडी मिनरल्स चले आ रहे हैं उससे हमें थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा सर। तो अलग जाने के लिए हमने ये एक प्रॉपर मिशन जो है बनाया था, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो अब आई थिंक आपको थोड़ा सा कनेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो हमारा इंडिया का डिपेंडेंसी उसको हमें कम करना है,
जिसमें सारी चीज़ें मिनरल एक्सप्लोरेशन कैसे होगा, माइनिंग, बेनिफिकेशन, मतलब प्रोसेसिंग वगैरह, रिकवरी, सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें देखना था। उसके बाद में इसमें ये मिशन में हम लोगों ने कोशिश करी कि जितना जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक रेगुलेटरी अप्रूवल मिले, और इंडियन पीएसयूज़, प्राइवेट सेक्टर, सारी चीज़ों को सबको इंकरेजमेंट मिले, और जितनी कोशिश हो सके उतना जल्दी हम लोग इस सब चीज़ों पर थोड़ा सा बढ़ावा दे पाएँ। तो इसको आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें लिथियम कोबाल्ट रखा है अभी हमने, ग्रेफाइट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, मोलिब्डेनम, ये ऐसे कुछ मिशन के अंतर्गत मिनरल्स रखे हैं कि इन पे हमें प्राथमिकता देनी है। ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, उतना ज़्यादा हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं है। जी हाँ, चाइना का अपना जो है डोमिनेंसी आ रही है, जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ अलग हैं, कहीं युद्ध हो जाता है तो कहीं हमारे साथ समस्या, टेक्नोलॉजिकल उतना आर&डी वगैरह नहीं, तो मतलब पूरी डिमांड थी सर कि एक प्रॉपर जो है ढंग से अच्छे से जो है आप कह सकते हो कि मिशन आ जाए जिसके तहत हम सारी चीज़ें प्रॉपर शुरू कर दें। तो रिस्क ऑफ सप्लाई शॉर्टेज और देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी में जिसका बहुत ज़्यादा हो, और भारत काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी पे है सर इंपोर्ट्स में, तो इस चीज़ को जो है थोड़ा ध्यान रखना। भारत में 30 है जो कि आप लोग याद रख सकते हो। बाकी तो आपको पता है इसका यूज़ टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल इक्विपमेंट, हर जगह तुमको अब इस समय क्रिटिकल मिनरल चमकता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने हमारा जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट था उसको भी थोड़ा सा अमेंडमेंट किया, उसमें कुछ मिनरल्स को और बेहतर करने की स्थिति की भाई इस पर हम लोगों को जो है थोड़ा सा काम करना है। जी हाँ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मतलब के द्वारा काफ़ी एक्सप्लोरेशन कंडक्ट कराए गए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह इनको जो है निकाला गया। इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में हमारा जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, अपने आप में एक जॉइंट वेंचर भी है ये, तो ये काबिल जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, ये अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा क्लोजली जो है काम कर रहा है ये। और जिसको काबिल के बारे में मान लो नहीं पता है तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको, 2 मिनट आप लिख ही लो, सब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ ही लेते हैं अपन लोग। आई थिंक यहाँ था ये है खनिज विदेश लिमिटेड। इसमें कुछ नहीं है, 2-3 बातें बस याद रख लेना कि एक तो ये नाल्को है ना, कॉपर, और माइंस जो है हमारा मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम पहले कहते थे, अब वो कंसल्टेंसी हो गया है बेसिकली। ठीक है, तो किसकी मदद से बना है ये काबिल, तो वो भी अपने को थोड़ा सा पता हो, जिसमें नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, HCL और MECL, इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, और बाकी कहाँ कहाँ पर ये इनका भी चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, अर्जेंटीना वगैरह के क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले मतलब जागे नहीं है, पहले से सारी चीज़ें पता है अपने को, कर भी रहे हैं हम लोग, लेकिन हमने एक मिशन के तहत सारी चीज़ें अब थोड़ी सी बेहतर करने की स्थिति में आए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को लेकर आप थोड़ा सा अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, ये 2 कंट्रीज़ को ज़रूर याद रखें। फिर हमारा जो एक्ट है 1957 वाला, उसको बेसिकली ये मेन एक्ट है जिसके तहत हम हमारे मिनरल्स वगैरह पर जो है सब कुछ एक्सप्लोरेशन वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको भी समय समय पर हम लोगों ने क्या करा है, मतलब अमेंडमेंट इसमें आया है, तो वो भी मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। अगर हम देखें तो मेजर और माइनर मिनरल्स वाला जो कैटेगरी है वो भी इसी एक्ट के तहत हमें देखने को मिलती है। जिसे पता है अच्छी बात है, जिसे नहीं पता वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि मेजर और माइनर मिनरल अगर हम लोग देखें तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3E, याद रखना मेजर मिनरल और माइनर मिनरल में जो सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि बोल्डर, शिंगल, ये जो देख रहे हो आप, मुरुम, ये कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल भी हैं और कंस्ट्रक्शन वगैरह में जिनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जी हाँ, वो माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। नहीं तो कई बार हमें लगता है ना मेजर मिनरल, अब वो मेजर मिनरल ऐसा लगेगा कई बार कि जो बड़ी मात्रा में पाए जाते हो, नहीं, उल्टा है यहाँ पर। मेजर में तो जो है आपके नॉर्मली हम लोग कोबाल्ट, कॉपर, लोहा, गोल्ड, ये आपके मेजर मिनरल्स की कैटेगरी है। इनके अलावा जो सब रहेंगे वो माइनर मिनरल्स हैं। तो मेजर माइनरल में थोड़ा सा याद रखना, मेजर का मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने रखा है वो ये है कि जिनका यूज़ वाइड इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा है,
वो मेजर है। ऐसा नहीं कि बड़ी मात्रा में पाए जा रहे हैं करके, ठीक है। और जो बड़ी मात्रा में वो एक्चुअल में माइनर है, बट उनका यूज़ जो है थोड़ा सा कम है। तो ये शब्दावलियाँ और ये सारी चीज़ें जो आई हैं वो इसी के अंतर्गत आई हैं, जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि कुछ चीज़ें आप लोगों को और थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है, लेकिन उसके पहले जो मैंने आपको बताया कि इस एक्ट के तहत ही हम लोग सब कुछ, हम लोगों ने जो है मिनरल, मेजर मिनरल, माइनर मिनरल वगैरह सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद में एक चीज़ और जो अपने को इसमें, जैसे मैं कहूँ लिग्नाइट, कोयला, यूरेनियम, आयरन, गोल्ड, ये सब मेजर कैटेगरी की चली जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं माइनर कहूँगा तो जिसमें बिल्डिंग मटेरियल, सैंड, ग्रेवल, स्टोन, मार्बल, ये सब आपके जो हैं क्या हो जाएंगे, माइनर मिनरल आ जाएंगे। गौण खनिज वगैरह भी आप कह सकते हो। अब एक चीज़ इसमें ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने थोड़ा सा रिक्लासिफिकेशन किया है। बैरिट्स, फेल्ड्स्पार, माइका, क्वार्ट्ज को माइनर से मेजर शिफ्ट कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबा, ये तुमको ध्यान रखना चाहिए। क्या बोला मैंने आपको इसमें, बैरिट्स, फेल्ड्स्पार, माइका, क्वार्ट्ज को ये मेजर मिनरल की कैटेगरी में अब रख दिया है, ठीक है, ताकि नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स के साथ अलाइन कर दिया है, ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और बेहतर किया जा सके। ये काम की चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार और माइका तो जो है ये पेगमाइटेड रॉक में देखने को मिलते हैं हमें, और बेराइट जो है उसका अपना इंडस्ट्रियल यूज़ है, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक, रबर, ग्लास, पेंट इंडस्ट्री वगैरह इनमें। तो एक अच्छा पॉइंट है जो कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। बेराइट, फेल्ड्स्पार, अभ्रक, क्वार्ट्ज, ठीक है। इधर देख लो, बेराइट, फेल्ड्स्पार, माइका, क्वार्ट्ज, इसको किस में रखा है हमने, जी हाँ, इसको मेजर की तरफ ले गए हैं, ठीक है सर। बाकी तो ये सब ऐसा क्यों करना पड़ा हमें, क्रिटिकल मिनरल्स हैं को कैटेगरी के जैसे हैं ये, इनका एक्सट्रैक्शन हम करेंगे, इंडस्ट्रियल इनका यूज़ है, तो आज के डिमांड के अनुसार हमने सारी चीज़ें ये कर दी हैं। बाकी और कंटेंट मैंने दे दिया, आप आराम से इनको पढ़ सकते हो। फिर ये एक्ट 2015 में अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें हमने माइनिंग एरिया की लिमिट्स को जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया था, नई लाइसेंस कैटेगरीज ले आए थे, जी हाँ, ऑक्शन बेस्ड एलोकेशन हो गया था, मतलब कुछ ऐसे चेंजेस लाए थे। इसमें दो चीज़ें और लाए थे हम, फंड की व्यवस्था करी थी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट। भाई जहाँ माइनिंग हो रही है वहाँ कम्युनिटीज़ रहती हैं, वो अफेक्ट करी जाती हैं, तो उन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा कोई समस्या ना हो, तो एक प्रॉपर हमने फंडिंग मैकेनिज़्म बनाया वहाँ पर जो है। तो मैंने ये दो कंपैरिजन आपके लिए बता दिया है। मतलब आप इसको ऐसा समझ लो कि जहाँ माइनिंग होती है वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए व्यवस्था है, एक फंडिंग व्यवस्था बनाई गई है, जहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस है, आपको लगे तो आप पढ़ भी लीजिएगा। फिर उसके बाद में 2021 में आए, फिर उसमें फिर से जो माइनिंग लीज रिन्यूअल वाली व्यवस्था थी जो है उसको रिमूव कर दिया गया। उसमें बार बार ऑक्शन की बात करेंगे अब रिन्यू करने की बजाय, प्राइवेट सेक्टर का एक्सप्लोरेशन पे थोड़ा सा बढ़ावा दिया। इस तरह से कुछ बदलाव आपको देखने को मिले। मतलब ये आपको मेंस में कंटेंट काम आ जाएगा, स्पेशली अगर कभी उन्होंने जर्नी पूछ ली आपसे तो। नहीं तो जो रिसेंट चेंज हुआ वो हमारे लिए थोड़ा काम का हो सकता है। ये लास्ट ईयर भी मैंने आपको बता दिया था कि सबसे बड़ा रिफॉर्म ये था इस एक्ट में जो 1957 वाला चला आ रहा था कि अब प्राइवेट पार्टनरशिप भी मिल जाएगी, मतलब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा एटॉमिक मिनरल्स में। इन्होंने जो 12 एटॉमिक मिनरल्स थे, जी हाँ, तो उसमें से 6 एटॉमिक मिनरल्स को प्राइवेट सेक्टर अलाउ कर दिया है कि प्राइवेट सेक्टर भी इस पर माइनिंग कर सकता है। लिथियम, बेरिलियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टैंटलम, जिरकोन। तो बताया है, ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। और अभी मैंने बताया कि ज़रूरत ही है, समय के हिसाब से थोड़ा बदलाव हमें करना पड़ेगा, डिमांड हो गई है इस तरह की इंडस्ट्रीज़ की, इसलिए सारी चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इसमें देखने को मिलता है। माइनिंग लीज में केंद्र सरकार का रोल थोड़ा सा और जो है डिफाइन हुआ है कि जो है कंपोजिट लाइसेंस पूरा प्रॉपर केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक वगैरह। आप कंपोजिट लाइसेंस का मतलब पूर्ण रूप से कि आप एक्सप्लोरेशन भी करो और थोड़ा सा उसको देखो भी कि कहाँ पर क्या है, माइनिंग भी कर सकते हो आप, दोनों चीज़ें। स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग से, मतलब प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था से जो है लाइसेंस दे पाएगी। उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें जैसे हम देखें तो ऑक्शन कैसा होगा, टर्म्स कंडीशन, बिडिंग पैरामीटर्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अभी जो है रहेगा, वो प्रिस्क्राइब करेगी। बेसिकली सब ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि ट्रांसपेरेंसी, इलीगल माइनिंग वगैरह को हम लोग थोड़ा सा रोक सकें। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई, केंद्र सरकार की अपनी भूमिका रहेगी जिसमें समग्र लाइसेंस ये दे गई
और राज्य सरकार के द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अन्वेषण लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। नीलामी का तरीका, शर्तें वगैरह सब मापदंड क्या होने चाहिए, वो केंद्रीकृत नीलामी के अंतर्गत यह आएगा, केंद्र सरकार ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के एक नई व्यवस्था की गई, एक नई कैटेगरी लाए गए, जो कि स्पेशली जो क्रिटिकल और डीप सीटेड मिनरल्स होते हैं गहराई वाले, उसके लिए एक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस अलग दिया है कि आप पहले एक्सप्लोर तो करो कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, किस जगह पर। तो अगर मिनरल रिसोर्स एक्सप्लोर कर दिए गए तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एक ऑक्शन फिर करेगी और फिर अपने वो 6 महीने के अंदर एक सबमिशन वगैरह और वो पूरी प्रोसेस आ जाएगी। मतलब फिर स्टेट गवर्नमेंट, पहले एक्सप्लोरेशन वाली कहानी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक इन्होंने नई लाइसेंस कैटेगरी भी लेकर आए हैं, तो ये एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब इसलिए सब अपन ने करा, अभी जो मैंने बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिमांड है उसको कैसे पूरा करेंगे, ये सारी चीज़ें। अब आपसे कुछ चीज़ें हैं कि थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा शुरू हो रहा है, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करना, सुन लो, बाकी फिर आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना। ये एक स्लाइड ऐसी है जिसमें मैंने मिनरल्स आधे टाइम तो मैं मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स ही समझ नहीं आ रहे होते हैं। तो इधर आप देखेंगे तो ये नॉन मेटेलिक है, अधात्विक खनिज है। कम से कम एक बार पढ़ के देख लेना कि सब, नहीं तो बोल दिया सिल्मेनाइट मेटेलिक है, बैठे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इधर इसके बाद में कुछ मिनरल्स मैंने मेटेलिक मिनरल्स बताए हैं, फ्यूल मिनरल्स कौन से होते हैं, जी हाँ। तो ये आप बेसिक जानकारी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगर हम परसेंटेज शेयर देखें 2024-25 में मतलब मिनरल प्रोडक्शन की वैल्यूज़ का, तो उड़ीसा काफ़ी आगे रहा है। उसके बाद में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि राजस्थान राज्य भी कम नहीं है भाई साहब, मतलब प्रोडक्शन के मामले में जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इसकी। फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक। कुछ एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ स्टेट जिन्होंने अपना माइनिंग मिनरल्स को और बहुत अच्छे से बेहतर बढ़ावा दिया है, इसमें महाराष्ट्र, उत्तराखंड और बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जो माइनिंग में अब एकदम से आगे आए हैं। तो महाराष्ट्र, उत्तराखंड और बिहार में एकदम से इंक्रीज सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। फिर ये वो टेबल आपको है कि कई बार इंडिया की रैंक वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है, तो ये जो मोस्ट रिसेंट डेटा अवेलेबल था इनकी वेबसाइट्स वगैरह पे, वो मैं लाया हूँ कि भारत की रैंक क्या है, तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। स्पेशली कम से कम लोहा वगैरह के बारे में आप लोग देख सकते हो, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में कुछ ये जो रिपोर्ट थी इस बार, क्रोमाइट, कॉपर, गोल्ड, लाइमस्टोन और मैग्नेसाइट, ये वो मिनरल्स हैं जिसका प्रोडक्शन इस बार कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, मतलब काम की चीज़ है ये। बाकी जैसे फॉस्फोराइट है तो वो इंक्रीज़ हुआ है। फॉस्फोराइट ज़्यादातर कहाँ मिलता है, तो राजस्थान में मिलता है। फॉस्फोराइट राजस्थान में, ये आगे मैं लिखवा भी दूंगा। उसके बाद में जो मेटालिक वैल्यूज़, जो मिनरल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ ही हुई है ना। नॉन मेटालिक का भी जो वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा कम हुआ है, बाकी मेटालिक वालों का वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद में कुछ एक दो क्वेश्चन और आ सकते हैं आपसे लेके कि ये सिंगरेनी कोल फील्ड्स वगैरह, ये कंपनी जो है क्या करती है, तो कोयले का जो एक्सप्लोरेशन करना है, कोल माइन करता है। क्योंकि नॉर्थ की तो हमें सब काफ़ी पता होता है, झारखंड में और ये कोल इंडिया लिमिटेड वगैरह, वैसे ही ये अपने को याद रखना है। सिंगारेनी जो है ये सदर्न रीजन में, दक्षिण भारत में कोल का सप्लाई सबसे ज़्यादा ये कर रही होती है। ये आप देखोगे तो भारत सरकार और तेलंगाना सरकार 49%, तेलंगाना 51% इसका शेयर है, जी सर। तो आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखें। ये दक्षिण भारत, तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस अपना जो माइनिंग मंत्रालय है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा अच्छे से याद रख लेना। कई बार पता नहीं होता कि कहाँ से किस मंत्रालय में, तो ये क्लियर रहे आपको। इनके ऑटोनोमस बॉडीज़ वगैरह, ये लास्ट ईयर हालांकि मैंने पढ़ा दिया था, बट ठीक है, ये हम कवर कर चुके हैं। क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें। हमने एक नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट भी बनाया हुआ है। अब नाम से समझ में आ रहा है कि इसका जो मेन काम है वो क्या है, कि जो विस्तृत खनिज अन्वेषण गतिविधि उसको बढ़ावा देना, मतलब जो रीजनल और डिटेल जो मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ावा देने वाली बात थी। तो ये सारी चीज़ें मैं पिछली बार भी आपको, आई थिंक नोट्स होंगे आपके पास, तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स थे उनके जब ऑक्शन हुए थे सबसे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश में, मतलब ऑक्शन मतलब उनको प्लेस दिया गया था मिनरल्स के लिए, तो नीलामी जब हुई थी तो कुछ कुछ पूछे जा सकते हैं कि भाई ग्लाइकोनाइट हम लोग आजकल कहाँ से एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा एक दो जो यूनिक नाम है, और आजकल यूपीएससी का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, वो पूछने ही लगे हैं। सो ग्लाइकोनाइट वगैरह ज़्यादातर वैसे आप देखोगे तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा,
ठीक है, भूलना नहीं है। ये अपने आप में एक तरह से अल्टरनेट रिसोर्स है पोटाश के लिए, तो वो पोटाश वगैरह में हमने पढ़ा था, तो आप राजस्थान के साथ बता सकते हो। उसके बाद में ये ज़्यादा काम का है नहीं, बट मैंने कंटेंट दे दिया है कि कहाँ पर इन लोगों ने, करंट अफेयर्स में था इसलिए मैंने दे दिया था कि कहाँ पर इन लोगों ने जो है एक्सप्लोरेशन के लिए दिया है। रेयर अर्थ एलिमेंट आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया था 17 एलिमेंट्स, स्कैंडिनियम, यत्रियम, लैंथेनाइट ग्रुप जो था। भारत में ये मोनेजाइट सैंड में इसका रिसोर्स है। मोनेजाइट नाम की जो रेत होती है सैंड, आंध्र प्रदेश में रिजर्व बहुत है, लेकिन प्रोडक्शन केरला में ज़्यादातर किया जाता है, ये ध्यान रखना है। और वर्ल्ड में तो चाइना को हम लोग रखेंगे, ठीक है। लिथियम में भी अभी मैं आपको सब समझा ही चुका हूँ, भारत में भी बता चुका था, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फिर प्लेटिनम, पैलेडियम वगैरह में भी उड़ीसा में रिजर्व पाया जाता है, लेकिन इंडिया के प्रोडक्शन में उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बारे में है, आप प्लीज़ इसे भी पढ़ लीजिएगा। आगे मैं बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, अब देखना ज़रा ध्यान से। अब सबसे पहली चीज़ तो अगर हम लोग देखें कहाँ पर कितना जो है संसाधन है, रिसोर्सेज है, बचे हैं या हैं, तो वो चीज़ अपने को एक तो पता हो थोड़ी सी। पहले तो कोयले के बारे में अगर हम बात करें तो कोल का रिज़र्व पूछे कोई आपसे, तो कोल का रिज़र्व उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, भंडार, फिर झारखंड के बारे में, फिर छत्तीसगढ़ के बारे में, ठीक है। ये भंडार का डायग्राम याद रखना। उसके बाद में वो आपसे बोलेगा कि अगर लिग्नाइट कोयले के बारे में पूछे तो फिर तमिलनाडु हमें याद रखना है, फिर राजस्थान याद रखना है। ये भंडार के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, भंडार। ओके, अब लेकिन आगे बढ़ें, अगर हम लोग वर्ल्ड में भी अगर हम देखें तो चाइना, इंडिया सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन के मामले में। भारत में प्रोडक्शन के क्या हाल हो रखे हैं तो वो भी देख लेते हैं ज़रा हम लोग। भारत में अगर हम लोग कोयला देखें, ये अप्रैल से जनवरी 25 तक, अप्रैल 2024 से जनवरी 25 तक का डेटा है, तो इसमें अगर हम लोग क्वांटिटी देखें तो हमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इधर ये देखो उड़ीसा की दिखाई दे रही है। उड़ीसा ने सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन किया है, उसके बाद में झारखंड आ जाएगा आराम से, तो इसको आप लोग देख सकते हो। तो और झारखंड के बाद भी अगर देखना है तो फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। तो उड़ीसा, झारखंड, और ये आप एक बार आराम से PDF रेफ़र भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही वो आपसे पूछेगा कि स्पेशली मान लीजिए नेचुरल गैस को लेकर बात करी उसने, गैस, नेचुरल गैस को अपन एक काम करते हैं, अभी कंफ्यूज जाओगे, थोड़ी देर से कवर करते हैं। तो चाइना वगैरह आपने देख लिया, ये भी देख लिया, और कोयले का मैंने बता दिया, सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर कर दी हैं। अगर उसने जो है थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले गया तो फिर मेघालय राज्य को हमें कोयले में आगे रखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी याद रखें आप लोग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि लिग्नाइट कोयले का एक्सप्लोरेशन जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब रिजर्व जो है वो आपको कहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु के क्षेत्र में, ठीक है। मिनरल्स में अगर हम बोलें एक्सपोर्ट, तो पिछले सालों की अपेक्षा 2023-24 का अगर हम लोग देखें तो पिछले सालों की अपेक्षा एक्सपोर्ट बढ़ा है, ठीक है। इंपोर्ट को अगर आप देखोगे तो इंपोर्ट जो है थोड़ा सा कम हुआ है, इंपोर्ट कम हुआ है, एक्सपोर्ट बढ़ा है। प्रोडक्शन ऑफ कोर्स पिछले सालों की अपेक्षा बड़ा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी एक डेटा है, स्पेशली ये 23-24 तक का डेटा मुझे मिला वेबसाइट पे उनकी, जो थोड़ा ऑथेंटिसिटी को दिखाता है, ठीक है। कुछ मिनरल जो अपडेट हुए हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। अब मैंगनीज़ में थोड़ा सा चेंज हुआ कि प्रोडक्शन में इस बार महाराष्ट्र आगे आ गया है, जो कि तुम्हें ध्यान रखना है। बाकी तो सारा कंटेंट पिछले जैसा, आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में बॉक्साइट तो चलो ठीक है, उड़ीसा वगैरह की कहानी हो गई अपनी। कॉपर में अगर हम लोग देखें, कॉपर मध्य प्रदेश हमेशा की तरह, गोल्ड कर्नाटक हमेशा की तरह प्रोडक्शन में रहा, राजस्थान जाना ही जाता है सिल्वर में, लेड, जिंक और सिल्वर राजस्थान हमेशा आगे रखेंगे हम लोग। निकल में झारखंड, तो कुछ डेटा लगभग वैसा भी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है चेंज भी हुई थी, ठीक है। अब लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि ये डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना। इसमें क्या है आप देखोगे तो कुछ साइट्स हैं जैसे महाडेक बेसिन, ये यूरेनियम की जगह है भारत में, है ना, मौजिम राम, बखेंज वगैरह के रीजन है। झारखंड में आते हैं हम लोग तो जो जादूगुड़ा माइन वगैरह पढ़ते हैं,
बट उसके अलावा भटिन, नौरा पहाड़, तुरामदी, बगजता, बंदुरंग, मोल्डी ऐसे नाम हैं जो झारखंड में स्पेशली जाने जा रहे हैं यूरेनियम के लिए। तुमलापल्ले, पेडागट्टू, कनमपल्ली, देखो तुमलापल्ले, कनमपल्ली ये आंध्र प्रदेश का हो गया, लंबापुर, पेडागट्टू तेलंगाना का हो गया। ये ऐसे नाम हैं, एक दो बार एग्जाम के पहले जस्ट पढ़ जाना, ये यूरेनियम के लिए जाने जाते हैं। तो रिजर्व तो चलो ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश प्रोडक्शन भी करता है। थोरियम में भारत सबसे आगे है, केरला वाली वो मैंने सैंड बताई मोनोजाइट, उसमें याद रखेंगे। कुछ एक दो चीज़ें वर्ल्ड की याद रख सकते हो आप, जैसे ओलंपिक डैम किसके लिए फेमस है, सिगार किसके लिए फेमस है, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, तो ये यूरेनियम माइंस के लिए फेमस है। ठीक है, रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है, कजाकिस्तान, नामीबिया वगैरह। नामीबिया इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्रोडक्शन में कंपेरेटिवली काफ़ी समय से अभी देखने को हमें मिल रहा है। तो ये अभी जैसे मैंने बताया था एस्बेस्टोस राजस्थान में, लेकिन इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन हमने यहाँ तो कम से कम ही कर दिया है। चूना पत्थर में राजस्थान जो है आगे आया है, जो तुम्हें ध्यान रखना है इस बार। जी हाँ, ऑयल और नेचुरल गैस में भी थोड़ा सा बदलाव है। प्रोडक्शन में गुजरात आया है स्टेट वाइज अगर बात करें हम लोग तो, ठीक है, और असम आया है कच्चे तेल में, क्रूड ऑयल में। गैस में असम आगे है, राजस्थान आगे है दूसरे नंबर पे, और क्रूड ऑयल में तीसरे नंबर पे है राजस्थान। लेकिन इनसे आगे भी ऑफशोर है। ऑफशोर का मतलब आप समझ गए, जो किनारों में समुद्र के तटों पर रहता है, इधर जैसे मुंबई हाई है, पन्ना मुक्ता है, बेसिन रीजन है, वो सबसे ज़्यादा है इनमें। लेकिन स्टेट वाइज आओगे तो ये डेटा आपके लिए रहेगा। रिज़र्व में अगर हम लोग बात करें, रिज़र्व को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, तो टोटल रिज़र्व हमें सबसे ज़्यादा, जैसे यहाँ 213 डेटा दिख रहा है आपको, तो वो 213 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो ऑफशोर वाला बता रहा है, मतलब वही दूर। लेकिन अगर स्टेट वाइज में जाऊँ तो मेरे पास रिज़र्व सबसे ज़्यादा राजस्थान के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, उससे भी ज़्यादा मुझे असम में देखने को मिल रहा है, जो दिग्बोई वगैरह के बेल्ट हैं। तो वहाँ रिज़र्व हमें असम के बाद राजस्थान को देना है। ये बात कर रहा हूँ मैं क्रूड ऑयल की। लेकिन मैं गैस की बात करूँगा, नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस में ऑफशोर को अगर हटा दूँ तो 164 दिख रहा है मुझे। इधर अगर देखूँ मैं तो ये चला गया वही असम की तरफ, बिल्कुल। राजस्थान में कंपेरेटिवली अगर देखूँ तो फिर वो 63 के आसपास मेरे को दिखाई दे रहा है। तो गैस में असम और इनको हम लोग रखेंगे, जो कि यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि थोड़ा सा आप असम और राजस्थान को भी आप याद रख सकते हैं प्रोडक्शन और उसके मामले में। ठीक है, ये आपके लिए डाटा काम का है थोड़ा सा, कि हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, कमी पूरी होती नहीं तो बाहर से हमें लाना पड़ता है। तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, तो इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं वो भी पता हो हमें। तो एटलीस्ट रशिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, रशिया से हम लोग सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर इराक है, सऊदी अरब है, यूएई। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। थोड़ा सा इंपोर्ट कम हुआ है रशिया का लेके अभी कुछ समय में, लेकिन अगर आप थोड़ा डेटा देखेंगे दिसंबर नवंबर का, तो आप देखते हो रशिया का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, फिर इराक का है, फिर सऊदी अरबिया का, फिर यूएई का। सो ये कुछ ऐसे, कम से कम ये भी कंटेंट आपको पता हो कि कहाँ से क्या है। इसके बाद में इसको मैंने थोड़ा जहाँ जहाँ मेरे पास कंटेंट आया है था मतलब वेबसाइट पे, उसको पूरा अपडेट कर दिया है मैंने। तो ये आप नीचे से पूरी पीडीएफ जो है आप आराम से डाउनलोड कर लेना। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी, इसमें मैंने सारे मिनरल्स लगभग कवर किए हैं, चाहे फिर वो कोबाल्ट हो जो कि इंपोर्ट डिपेंडेंट है जैसे। जी हाँ, उसके बाद में आगे हम लोग देखें तो टिन के बारे में। तो टिन कहाँ मिलता है, तो छत्तीसगढ़ में मिलता है, ये थोड़ा यूनिकनेस है। आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ, आप 2 कॉलम बनाना और क्या करना स्टेट वाइज। जैसे राजस्थान में क्या क्या है, तो राजस्थान सबसे प्रोडक्शन में आगे किस में है, तो बोले सिल्वर में है, लेड में है ना, और ये टंगस्टन में है जैसे। तो किन किन मिनरल्स राजस्थान आगे है तो उसको आप बना लेना। फिर मान लो उड़ीसा लेना कि देखा यार अच्छा क्रोमियम में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो वो उसको इस तरह से आगे बना लेना। तो स्टेट वाइज 3-4 स्टेट तो कम से कम बना लेना, एक राजस्थान का बना लेना, उड़ीसा का बना लेना, आंध्र प्रदेश का बना लेना, तमिलनाडु। ऐसी एक लिस्ट बना लोगे आप कि किस में क्या है। तो आप अच्छा ये मैं भी करके दे सकता तुमको, लेकिन थोड़ी आप जब मेहनत करोगे तो कम से कम याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग जो है ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हमें जो ध्यान रखनी है, लोहे को देख लो। लोहे में जो है उड़ीसा प्रोडक्शन आगे आया है, फिर कर्नाटक है, फिर छत्तीसगढ़ है, जो तुम्हें ध्यान रखना है। तो उड़ीसा में भी जो है लोहा मतलब प्रोडक्शन के नाम पे उड़ीसा कंपेरेटिवली आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उड़ीसा, कर्नाटक और फिर छत्तीसगढ़, ये भी थोड़ा सा आप याद रखें। कोयले में तो फिर ये वर्ल्ड का रिजर्व और ये प्रोडक्शन वगैरह तो कोई दिक्कत ही नहीं, दूसरे नंबर पे है ही अपना इंडिया। इसके बाद जैसे आप ये राजस्थान में देखो कैडमियम, तो अब राजस्थान एक स्टेट बना लो और किस में आगे है वो, तो उसकी एक लिस्ट बना लो कि ये
तो आपका काम हो जाएगा। बट डेटा क्या होता है, सबसे बड़ी बात एज अ लर्नर मिलता ही नहीं कहीं इकट्ठा, तो आप इसकी मदद से आप कम से कम बना पाओगे। कायनाइट है, सिलेमेनाइट है। इसमें सिलेमेनाइट में भी अगर आप देखें तो महाराष्ट्र इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, ध्यान रखना, ये चेंज हुआ है कंटेंट। फिर उसके बाद में मोलिडिविनम वगैरह जो है ये अपने सब इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो इस तरह से आपको एंडिसोलाइट हुआ, ग्रेफाइट हुआ। ग्रेफाइट में भी याद रखना तमिलनाडु आगे आया है। जी हाँ, ग्रेनाइट, डोलोमाइट हो, चाहे सेलेनियम वगैरह हो, पेरलाइट हो, ठीक है। इसके बाद में वेनेडियम वगैरह, आप ये वेनेडियम उड़ीसा पहले आ गया है, इसमें ध्यान रखेंगे आप। जिरकॉन तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा। वर्मिक्यूलाइट आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से ये जो मिनरल्स हैं इनको आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर इसमें बताना चाह रहा हूँ, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। हाँ, कोयला मैंने तुमको बता दिया था, लेकिन देखो लिग्नाइट मैंने क्या बोला, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा भंडार है। लेकिन इस टेबल में हम देखें तो इस बार प्रोडक्शन किसने करा सबसे ज़्यादा, तो प्रोडक्शन ध्यान रहे कि तमिलनाडु के बाद जो नंबर है वो गुजरात का है प्रोडक्शन में, फिर राजस्थान का है। तो तमिलनाडु के बाद में जो है, तमिलनाडु के बाद में गुजरात और राजस्थान प्रोडक्शन में रहेगा। सो इस बात को ध्यान रखें आप लोग, है ना, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, भूलना नहीं। इसके बाद में जो क्रूड ऑयल बता रहा था मैं आप लोगों को, हाँ, तो उसमें आपको क्लियर कर ही दिया आई थिंक मैंने, तो वो यहाँ पर था शायद, एक मिनट रुकना ज़रा। जी हाँ, तो ये आपको जो अपडेट था वो मैंने लगभग बता ही दिया कि कहाँ पर कौन सा राज्य आगे है और ये सारी चीज़ें। तो इसमें रिज़र्व भी कवर करा दिया, थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। बाकी आपको ये क्रूड ऑयल के लिए रेफ़र करना हो तो ये वाली स्लाइड रेफ़र कर लेना, जिसमें मैंने यहाँ पर जो नेचुरल गैस है उसका आपको डेटा जो है पूरा दे दिया है। तो उसमें भी आप डेटा देखोगे तो ऑफशोर तो सबसे पहले ही रहेगा, उसके बाद में असम जो है ये प्रोडक्शन की वैल्यू भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने इस बार थोड़ा रेफरेंस भी डाल दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है, 3-4 राज्य अलग लिख लेना, राजस्थान के अलग लिख लेना। देखो मैं बता ही देता हूँ, एक राजस्थान लिख लेना और एक उड़ीसा लिख लेना, जी हाँ, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश लिख लेना। और इम्पोर्ट डिपेंडेंट कौन कौन है ना, इम्पोर्ट डिपेंडेंट की लिस्ट अलग बना लेना कि कौन कौन सी इम्पोर्ट डिपेंडेंट वाली लिस्ट है, उसको भी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। जैसे सेलेनियम, टेरिलियम हो गया, वो एस्बेस्टॉस हो गया, है ना। तो ये कम से कम इस तरह से आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लगभग सारी चीज़ें मैंने इसमें फिर दे दी हैं। नाउ गैलियम जैसा कोई सोर्स नहीं है गैलियम का, डायमंड में एमपी आगे रहेगा। जी हाँ, मार्बल रिसोर्स ये कहता है कि राजस्थान वगैरह में कंपेरेटिवली आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर, गुजरात वगैरह भी आपको उसमें मिल जाएगा। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेसाइट जो है वो मतलब प्रोडक्शन में मार्बल अगर देखोगे तो राजस्थान को हम लोग आगे जा सकते हैं। और एक दो चीज़ें और ऐड करी थी मैंने, सल्फ़र केरला में इस समय ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, मतलब प्रोडक्शन के नाम पे। आयोलाइट उड़ीसा में, फ्लोराइट महाराष्ट्र में, गार्नेट राजस्थान, मैग्नेसाइट तमिलनाडु, माल गुजरात। ये याद रखना है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी रिसेंट जो डेटा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में वोलास्टोनाइट जो है वो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, वोलास्टोनाइट राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये वही सेरामिक इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है। ये कुछ ऐसे अजीबो गरीब मिनरल हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ पूछ लेते हैं। गार्नेट बता दिया था मैंने आपको अभी, तो ये राजस्थान में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जानकारी है। बेंटोनाइट वगैरह के बारे में भी आप राजस्थान, तो देखो मैंने कहा ना, आप राजस्थान की एक लिस्ट बनाओ, बहुत सारे मिनरल्स तुम्हें पता लग जाए, सबसे ज़्यादा राजस्थान में आपको देखने को मिल रहा है। जी सर। तो बाकी फ्लोराइड वगैरह भी है। तो आपको जो इसमें ध्यान देना है, एक मिनट रुकना ज़रा। महाराष्ट्र ये जो था ना, देखो पिछली बार को अगर आप देखोगे तो फ्लोराइड जो है इस बार महाराष्ट्र में प्रोडक्शन कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। सो इसका जो अपडेट रखना आप महाराष्ट्र रखना, ठीक है। बाकी वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना, कमेंट करना। और बाकी आप ये जो फ्री फेस्टिवल है इसका यूज़ करो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिली जाएगी। वर्ल्ड मैपिंग की क्लास लो, याद करवाई दूंगा, इसकी भी लिंक मिल जाएगी। अनअकैडमी पे आके पढ़ना शुरू कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू सो मच।